नमस्कार। मैं रहूं ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। मैं रहूं ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। बो रहा हूं बीज कुछ संवेदनाओं के यहाँ। खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। रोबो थिएटर और विजय सोनी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत है, इज प्रोडक्शन डिजाइनर, एमिनेंट प्रोडक्शन डिजाइनर, इज आर्ट डायरेक्टर, रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन से जिनका गहरा नाता है, मल्टी टैलेंटेड है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जयंत देशमुख जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। नमस्कार सर, इट्स प्रिविलेज टू हैव यू हियर इन द शो। तो थैंक यू। सर, मेरा जो सबसे पहला सवाल यही होता है, क्योंकि हमारे शो का फॉर्मेट है, जो हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज आती हैं उनकी जो कला से जुड़ा हुआ जो उनका सफर है, वो यंग इंस्पिरेशंस जो 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 हमारे यंग कलाकार है, यंग परफॉर्मर्स है, उन तक पहुंचे, क्योंकि बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है आजकल। लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं मायूसी का आलम है। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि जो आपकी यात्रा है कला के क्षेत्र में, खासतौर पर रंगमंच के क्षेत्र में, मैं चाहूंगी हम भी उनका उसका हिस्सा बने। देखिए, मेरी कला की यात्रा, खास तौर से रंगमंच की यात्रा रायपुर से शुरू होती है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी उस जी। समय मध्य प्रदेश था। रायपुर में अशोक मिश्रा हैं, जो शाम बेनिकल की फिल्में लिखते हैं, टेलीविजन लिखते हैं। उनका एक ग्रुप हुआ करता था, रचना, जी जिसमें मैं बैक स्टेज का काम करता था। वहां से मेरी रंगमंच की यात्रा शुरू होती है। रायपुर में रहकर उस रचना ग्रुप के साथ मैंने जब तक मैं कॉलेज में था तब तक वहां काम कर रहा था। उसके बाद मेरा दूसरा पड़ाव होता है रंगमंडल भारत भवन। भारत जी भवन मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है, आप जानती हैं, सब लोग जानते हैं। वहाँ रंगमंडल बना, कारण जी उसके निदेशक थे, और वहां मेरा चयन हुआ। जी। वो यात्रा मेरी चली 12 साल, जब तक रंगमंडल डिसॉल्व नहीं हुआ राजनीतिक कारणों से। तब तक मैं रंगमंडल भारत भवन में बतौर अभिनेता नौकरी कर रहा था, और साथ में बैक स्टेज का भी काम कर रहा था। बंद जी होने के बाद मेरे लिए चूंकि पारिवारिक समस्या थी, और मुझे अपने घर को भी पालना था, अपने आप को भी सरवाइव करना था, तो खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ कि अतुल तिवारी एक प्ले लेके आए, सुष्मिता मुखर्जी, और जो नाटक कंपनी है राजा बुंदेला की, वो भोपाल में जी। उसका शो हुआ। और उस शो के बाद ऑलमोस्ट मैं मुंबई की तरफ मैंने रुख किया, और मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं क्या करूंगा मुंबई में, और थिएटर में क्या करूंगा या सिनेमा में क्या करूंगा। पर इसके बीच में मैं रंगमंडल भारत भवन में रहते रहते मैंने 2 फिल्में की थी। एक राजेंद्र जांगले की फिल्म है, एक अनार सौ बीमार, और दूसरी फिल्म थी बैंडिट क्वीन, जी शेखर कपूर की। जी जी तो जी। आप जी यूं मान ले कि मेरा जो फिल्मी कैरियर है या फिल्म का काम है, वो बैंडिट क्वीन से शुरू हुआ। उसमें मैं प्रॉप मास्टर था। दिग्मांशु जी धूलिया हैं, आप जानते हैं, सब जानते जी हैं। जी 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 जी। उनके उनके कहने पे मैं उस फिल्म में इन्वॉल्व हुआ, और 5-6 महीने उस फिल्म में मैंने काम किया। तो ये थिएटर करते करते ये मेरा काम हुआ। बीच में भोपाल दूरदर्शन के लिए मंडलोई थे वहां पे, मैं निदेशक। जी जी तो जी जी। हाँ, छोटे लीलाधर। मोटे काम करता, हाँ हाँ, छोटे मोटे काम करता था। मुंबई आने के बाद मैं प्रयास प्रोडक्शन, राजा बुंदेला और सतीश कौशिक की का ग्रुप था, उसके लिए मैं टेलीविजन में काम करना मैंने शुरू किया। क्योंकि सिनेमा का या मीडियम का मुझे उतना नॉलेज नहीं था, उतनी समझ नहीं थी। पर धीरे धीरे करते करते करते, और बहुत खास तौर से यूं कहूं कि रमन कुमार, उन्होंने एक जी शो किया मिली, जी जो स्टार प्लस के लिए था। वहां से मैं जी एक स्वतंत्र रूप से आर्ट डायरेक्टर, या उस समय आर्ट डायरेक्टर कहा जाता था, आजकल प्रोडक्शन डिजाइनर कहते हैं, वहां से एक तरह से सिनेमा का काम मेरा शुरू हुआ। पर यह है कि मुंबई में अभी मुझे 25 साल हुए हैं। इस बीच में मैं थिएटर से जुड़ा रहा, और थिएटर से जुड़े रहने का कारण थिएटर था मेरे स्वभाव में, मेरे जिस्म में, और वो छूट नहीं सकता मरने तक। तो एक कारण जी ने मुझसे कहा भी था कि जब बम्बई में हूं तो, दिनेश ठाकुर का ग्रुप था अंक, तो उनके लिए मैं पृथ्वी थिएटर को डेकोर करना, या उनके सेट डिजाइन करना, या उनको जो भी थिएटर से संबंधित मदद होती थी, वो मैं जी अपने तरीके से करता था। तो इस तरह से ये 3 स्टेज पे मेरा एक तरह से रंगमंच और सिनेमा या टेलीविजन या वेब सीरीज जो कहें,
तो एक इस ऐसा सफर मेरा कुछ रहा है। बहुत ही इसको बहुत खूबसूरत विस्तार सफर से, है। हाँ हाँ, जी बहुत बिल्कुल। विस्तार से कभी मौका होगा बात करेंगे। नहीं, मैं आपसे बहुत हाँ। पूछूँगी, आपसे बहुत, हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगी। अवतार साहनी जी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जयंत नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया सर नमस्कार। हमारे साथ। रश्मि हर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आकाशवाणी के नाटकों में, और रंगमंच का एक नाम है। अवतार साहनी सर नमस्कार। जगदीश जगजीत सरीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक। श्वेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राज बप्पन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय कुमार सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं सभी का तहे दिल से। आपने सतीश आनंद सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ सतीश सर आपका। मैं आपने बात की कि आपने जो शुरुआत की बैक स्टेज से की, और बैक स्टेज जो होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है एक प्रोडक्शन की। तो खास तौर पे जो आज के न्यू कमर हैं, उनको लगता है कि बैक स्टेज कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ एक्टर चाहिए, करेक्टर चाहिए। तो एज एन एक्सपर्ट आप जो हमारे साथ नए जो परफॉर्मर्स जुड़ेंगे शो को देखने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे बैक स्टेज को लेकर खास तौर पर? देखिए, पहले का तो मैं नहीं कहता, पर मैं अपने अनुभव से ये कहता हूँ, चाहे वो सिनेमा का हो चाहे थिएटर का हो। थिएटर जी में आप जानती हैं कि रुबिन दास हैं, बंसी जी कौल हैं, और जी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो थिएटर के लिए, बैक स्टेज के काम के लिए पूरे देश नहीं विदेश में भी जाने जाते हैं। जी और ये एक ऐसा काम है, चूंकि बैकग्राउंड है, जी चाहे आप सिनेमा में कह लें, टेलीविजन में कह लें, वेब सीरीज में कह लें, या थिएटर में कह लें, थोड़ा फर्क है, मीडियम का फर्क है। यदि आप मेरे को ही लें तो मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि बैक स्टेज में काम करने वाले का भी भाई नाम होता है, उसको भी पैसा बिल्कुल मिलता है, और उसको भी उतना सम्मान मिलता है जितना एक अभिनेता को मिलता है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सिर्फ आपके काम पे निर्भर करता है कि आप काम कैसा करते हैं। जी तो ये ना समझे कि बैक स्टेज मतलब बैक स्टेज है, ऐसा नहीं है। बैक स्टेज ऑन स्टेज ही होता है ना बेसिकली। वो चाहे बिल्कुल। सिनेमा सिनेमा में हो चाहे थिएटर में हो, हम काम बैक स्टेज में करते हैं, पर वो ऑन स्टेज ही दिखता है ना। तो आप उसको बैक स्टेज ना कह के आप ऑन स्टेज कहिए आप उसको। बहुत ही खूबसूरत आपने इसकी व्याख्या की है, बहुत ही खूबसूरत। और ये एक इंस्पिरेशनल इंस्पायरिंग व्याख्या जो आपने इसकी की है। युवराज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवराज शर्मा सर एक बेहतरीन इंसान तो है राज जी ही, नमस्कार। बेहतरीन बनकर भी लिखते हैं कि मैं भी हूँ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। तो अभी रंगमंच में बहुत मैं फिर स्केचेस से, बना रहे हैं लगातार, अरे लगातार कमाल के स्केचेस बना बना रहे रहे हैं, हैं, और बिल्कुल कमाल के, हाँ। कमाल के, मैं इतनी बहुत, बारीकी है उनमें। हाँ, मैं एकदम उनसे मतलब ईर्ष्या, बड़ी ईर्ष्या है मेरी उनसे। प्रतिमा जी नमस्कार। कमाल के एक्ट्रेस, बेहतरीन कलाकार, दिल्ली रंगमंच में एक बहुत बड़ा जी नाम रहा है कभी, और बेहतरीन कलाकार है प्रतिमा जी, मेरी फेवरेट है जी प्रतिमा जी। बहुत बहुत स्वागत जी। प्रतिमा जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। तो मैं अभी रंगमंच की ही बात करती हूँ। जब आपने मालविका जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं जयंत दाद नमस्ते। मैं यहाँ ये कहना नमस्कार। चाहूंगी कि डॉक्टर जोशी का मुझे मैसेज आया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपके साथ मृत्युंजय पे काम किया, और खासतौर पर जो भी नट सम्राट जो उन्होंने रूपांतरण किया, उसके बारे में तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जरूर। सच्चिदानंद जी अभी तो बहुत बड़ी पोस्ट में हैं, और बहुत बड़ी जगह पे और अच्छी जगह पे हैं, और जी संस्कृति का काम भी कर रहे हैं। जी मेरा उनका रिश्ता भोपाल से रहा है, और उनके ग्रुप से भी रहा है। जी और मृत्युंजय एक शिवाजी सावंत का एक उपन्यास है जो 700 पेज का, उसको बिल्कुल। हमने राजेश जोशी के साथ मिलकर, बहुत बड़े पोएट हैं वो, हमने जी उसको जी अडॉप्ट जी किया, और उसमें फिर जो सच्चिदानंद जी हैं वो दुर्योधन का चरित्र निभाते थे। बहुत जी सारे शोज उन्होंने किए, मराठी में भी उन्होंने किए। फिर उसके बाद एक प्ले मेरे दिमाग में था। आलोक चटर्जी मेरे मित्र हैं, आप जानते हैं, और एक्टर बिल्कुल हैं वो बिल्कुल। अच्छे। जी जी हाँ, बिल्कुल। तो चूंकि 25 साल पहले मैंने आलोक के साथ ही मृत्युंजय किया था, कर्ण उसने किया था। जी बीच बीच में मैं जाके भोपाल में थिएटर करता रहता हूँ। तो इस बार हम्म, ये करने की इच्छा थी कि कोई ऐसा प्ले करें फिर से, दोनों मिलके। तो वो प्ले ढूंढने में बहुत दिन लगा, और फिर अचानक ऐसा लगा कि नट सम्राट क्यों ना किया जाए। और मुझे आलोक था ही मेरे साथ में। फिर हमने सच्चिदानंद जी से कहा कि भाई नट सम्राट हम करना चाहते हैं, तो आप इसको
अनुवाद कर दें इसका या जी भावानुवाद कर जी दें। तो जी। उन्होंने पहले आधा कर रखा था, आधा तो उन्होंने जल्दी दे दिया हमें, फिर आधा दिया 6 महीने बाद। क्यों? कि वो दिल्ली चले गए, दिल्ली की व्यस्तता। फिर मतलब यूं कहें कि नटसम्राट शुरुआत होने में 1 साल पूरा लगा स्क्रिप्ट के साथ, बाकी रीडिंग या रिहर्सल। तो बेसिकली उनके साथ का अनुभव, रिएक्शन, मालविका जो हैं, जी उनकी जी। पत्नी हैं, उन्होंने भी मेरे प्ले में काम किया, मृत्युंजय में काम किया। अच्छे अभिनेता हैं और निर्देशक के अभिनेता हैं। बहुत सारे अभिनेता ऐसे होते हैं जो निर्देशक के जी। नहीं होते, वो खुद के होते हैं। वो कहते हैं यार तूने बोल दिया, अभी हम दिखाएंगे बेटा स्टेज पे। तो मालविका जी अच्छे की बात अभिनेता की है। तो मालविका जी की बात की, मालविका जी बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और आकाशवाणी के नाटकों हाँ से भी जुड़ी हुई हैं। तो हाँ। मैं चाहूंगी जो नट सम्राट से जुड़ी कोई याद, कोई ऐसी खास, कोई सुनहरी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें। यूं देखें कि नट सम्राट तो मतलब मुझे लगता है कि सब चीजें खास है उसमें। क्यों? कि एक ऐसा नाटक है जो आज के समय का, अभी का नाटक है, यस। और वो समस्या पूरे विश्व की समस्या है जो समस्या ट्रू। उसमें है। ठीक है, कोई एक अभिनेता की कहानी है, आप उसको बदल दें, किसी और की कहानी बना दें, तब भी वो एक बाप की कहानी है। बाप यस। किस तरह से अपने बेटों को और बेटियों को सारा देने के बाद अकेला हो जाता है और फिर अंत में उसका अंत होता है। एक बहुत बाप की कहानी होने की वजह से बहुत मेरे लिए ये प्ले इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन गया धीरे धीरे। यूं नहीं कहता कि आलोक चटर्जी उसमें है या मैंने डायरेक्ट किया है, पर प्ले की खासियत अपने आप में है। वो एक तरह से गांव के लोगों को भी और एक तरह से शहर के लोगों को भी, इन दोनों को एक बार और एक तरीके से ही मार करता है, एक तरीके से ही रुलाता है। हम यस 36 शो कर चुके यस हैं, अलग अलग शहर में कर चुके हैं, छोटे शहर में कर चुके हैं, बड़े शहर में कर चुके हैं। मुंबई जैसे शहर में मैंने 3 शो किए हैं यहाँ पे। जबकि हिंदी के थिएटर करने वालों का शो होना मुंबई में बहुत दिक्कत होती है, पर हुआ है। और सब जगह मैंने ये देखा है कि वो एक ही तरीके से मारक बनता है वो नाटक। और एक और खासियत उसमें है कि यदि 100 लोग हैं तो आप ये मान के चलें कि कम से कम 40 से 50 लोग उसमें रोते हैं। और अभी मेरा और आलू का बहुत एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग नाटक खत्म होने के बाद मेरे पास आते हैं, एक्टरों के पास आते हैं, मिलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आपने तो हमारी कहानी कह दी, कुछ लोगों ने कहा अरे यार ये तो बिल्कुल। बहुत आपने रुला दिया पहली बार। सीधी में जब हमने किया तो सीधी में एक तो बहुत लेट शुरू हुआ, दुकानें बंद होने के बाद दर्शक आए। दूसरे दिन हम जिनके यहाँ चाय पीने गए, उन्होंने वो जो लेडी थी, वो रोते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जिंदगी भर नाटक देखती आई हूँ, और पहला नाटक है जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया और मैं रोती रही पूरे टाइम तक। तो ये मेरा और नट सम्राट के सारे अभिनेताओं का मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस होगा कि ये नाटक लगातार लोगों के अंदर कचोटता है। और मुझे लगता है कि ये नाटक को मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि वो बंगला में भी हो, गुजराती में भी हो, छत्तीसगढ़ी में उसका ट्रांसलेशन मैं करा रहा हूँ, बंगला में करा रहा हूँ, गुजराती में करा रहा हूँ। ये हर जगह होना चाहिए, गांव गांव में होना चाहिए। वाकई। क्योंकि वाकई। जिस तरह की संस्कृति अभी पैदा हो रही है उसमें हम्म। हम भी तो बाप हैं, वो भी बाप बनेंगे, लड़कियां भी माँ बनेंगी। तो वो जो सिचुएशन इस वक्त है, जो यूं कहें कि जिस भी तरह से हो, तो ये सिचुएशन धीरे धीरे किसी न किसी गाये बगाए आने वाली है। तो ये एक तरह से हमको सचेत भी करता है, हमारी भड़ास भी निकालता है, हमारे अंदर का दुख दर्द भी हमको थोड़ा कम करता है और समझने की शक्ति देता है। तो एक तरह से ये नाटक खास तौर से मेरे जीवन का, मैं कह सकता हूँ कि आलोक के जीवन का भी एक बेहतरीन। बहुत महत्वपूर्ण, बेहतरीन तो ठीक बेहतरीन। है पर महत्वपूर्ण नाटक है। इसने मुझे अपने व्यक्ति के रूप में भी बहुत सिखाया है। उसके डायलॉग सदा याद होते हैं और समझ में आते हैं और कहीं ना कहीं टकराते हैं, और वो डायलॉग उसी तरह होते हैं जीवन में जो उस नाटक में है। कोई खास चैलेंजेस आपके सामने आए इस नाटक को करते हुए? चैलेंजेस ये कि सब सारे मेरे अभिनेता मुझसे नाराज हो जाएंगे, रिहर्सल ही नहीं होती है।
वो बहुत जरूरी है। रिहर्सल है एक तो मैं मुंबई से अपना कैसे तैसे शो होता है उसके एक दिन पहले पहुंचता हूँ, फिर सब लोगों की अपनी व्यस्तता है, किसी का ऑफिस है, किसी की शूटिंग है, किसी का और कुछ है, तो कैसे तैसे हो के एक दिन बड़ी मुश्किल से वो रिहर्सल होती है, और फिर वो फिर चैलेंज की तरह हमारे सामने होता है कि हमको दूसरे दिन शो करना है और पहुंचना है, और सबकी व्यस्तताओं के बीच में, पर वो शो लगातार हो रहा है और ग्रो कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल। जितना दर्शक को प्रभावित करता है उतना ही एक्टर को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। अभिनेताओं को, क्योंकि सारे अव्यावसायिक लोग हैं, व्यावसायिक अभिनेता नहीं है यदि आलोक को छोड़ दें हम्म। तो। और हम्म। अव्यावसायिक अभिनेता का रियाज बहुत कम होता है, उसको नाटक की समझ बहुत धीरे धीरे आती है। मतलब अभी मैंने बीच में एक इंटरव्यू सारे मेरे अभिनेताओं का पढ़ा, जो उन्होंने कहा कि नट सम्राट अभी 25 शो के बाद हमें समझ में आया कि ये चरित्र ऐसा है। अच्छी बात, मुश्किल क्या है अभिनेता की, भारतीय अभिनेता की मुश्किल क्या है, वो जीवन से लेता नहीं है, वो पढ़ता है नहीं, वो कविता पढ़ता नहीं है, वो ना कुछ चीजें पढ़ता नहीं है, ना वो न्यूज देखता है, ना न्यूज़पेपर पढ़ता है। उसको इंस्टेंट चाहिए, वो उसको चाहिए क्या नाम है, मैगी जैसा, कि 2 मिनट में पक जाए और मैं खा लूं। तो वो जो दिक्कत है ना, वो हर जगह आती है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और अच्छी बात है। नाटक तो प्रभावी है, नाटक हर जगह उसी तरह का प्रभाव छोड़ता है, उसकी सफलता को हम मानते हैं। पर अभिनेताओं का परिपक्व होना धीरे धीरे इस नाटक को और गहरा बनाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा ये है कि पूरा पूरा ऑडिटोरियम जब रोए, मतलब मुझे याद है, ये कहना नहीं चाहिए, मुंह ऐसा लगेगा खुद की बड़ाई कर रहा हूं, पर जब भी हमने जहां भी शो किया है, कम से कम 10 से 12 या 15 मिनट लोग ऑडिटोरियम से बाहर नहीं जाते, खड़े रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो ये एक बिल्कुल। नाटक के की सफलता है, और उस बिल्कुल है। नाटक के, हाँ, उस नाटक के कंटेंट की सफलता है। हम सिर्फ वाहक हैं बेसिकली। कमाल का नाटक है, मैंने मराठी में देखा है सर, बहुत कमाल का जी जी नाटक है नट सम्राट। और जी इसी की तर्ज जी पर एक और नाटक है काल चक्र, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया है, नट सम्राट ने और काल चक्र ने। ये दोनों जो जी आपकी जो जो एज होती है उसको लेकर, जिस तरह के बच्चे किस तरह का उनका वो होता है पेरेंट्स के साथ, कमाल के जी दोनों नाटक है। नट सम्राट जी तो एक बहुत ही खूबसूरत नाटक है। मैं सर बात करूंगी, हम अगर तकनीक की बात करें, आज की बात करें, थिएटर एक एक्टर का मीडियम है, लेकिन कहीं ना कहीं आज अभिनेता कहीं खो सा गया है और तकनीक हावी हो गई है, सेट है हावी हो गए हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में, खासतौर पे मेट्रो की अगर हम बात करें? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने एक बार एक सिंपोजियम किया था, मुझे लगता है ओलंपिक के दरमियान या उसके पहले कुछ, कि विनिशिंग पॉइंट, एक्टर का विनिशिंग पॉइंट आ गया है, और प्रॉप्स हावी है, डिजाइन हावी है, लाइट्स हावी है। मुझे लगता है ये सारी चीजें ना एक कंटेंट को कहने के लिए है। कोई भी जो विचार है, जो नाटक का बेसिक विचार है, उसको कहने के लिए सब तामा झामा है। उसके सबसे सामने में तो अभिनेता होता है। यस। कुछ नाटक ऐसे हैं, यस। कुछ नाटक ऐसे हैं जो अपने अपने दृश्य से, अपने दृश्य बंध से कुछ कहते हैं। जैसे मैंने एक प्ले किया बीच में, ड्रामा स्कूल, इसके साथ भोपाल के साथ, आधे अधूरे। जी। उस पर यह आरोप भी है कि बहुत ज्यादा सिनेमा और बहुत ज्यादा, मतलब टैप से पानी भी आता था, फैन भी चलता था, और स्विच बोर्ड से ऑन भी होता था, तो लाइटें ऑन होती थी। वो मैंने अपने एक सिनेमा के और थिएटर के ज्ञान को मिक्स करके वो प्ले खड़ा किया था। और मैं शुरुआत करता हूँ उस नाटक को, पूरा सेट दिखाता हूँ मैं पहले धीरे धीरे। वो जो काला सूट वाला आता है, वो एक हम्म। स्विच ऑन करता है तो एक लाइट जलती है, फिर हमको डाइनिंग टेबल दिखता है, फिर वो बेसिन के पास जाता है, फिर एक लाइट ऑन करता है, बेसिन की लाइट जलती है, ऐसे करके वो पूरा सेट रिवील करता है और फिर कहानी कहता है। तो मुझे लगा था उस नाटक में कि सेट भी अपनी कहानी कहता है, क्योंकि पूरे नाटक में बार बार कहा जाता है, सावित्री कहती है कि झाड़ झंकार तुमने भर रखे हैं, और उस सेट का डिजाइन और एलिमेंट भी ऐसे थे कि झाड़ झंकार ही था। कि जी। कुर्सी दूसरी कुर्सी से नहीं मिलती है, अलमारी दूसरी चीजों से नहीं मिलती है, अलमारी के नीचे ईंटें लगी हैं। मतलब उस कथा में, उस नाटक के कंटेंट में जो चीजें थी, मेरी अपनी समझ से मैंने उन सबको, जैसे एक परिवार जब शादी होके आता है तो अपने घर में पति और पत्नी की फोटोग्राफ जरूर लगाता जी। है। तो मैंने उसमें वो प्ले भी शुरू करता हूँ, वो सावित्री और महेंद्रनाथ की फोटो है, तो बहुत पुरानी फोटो है,
तो लगी हुई उस घर में लगी हुई है, इसलिए एक कप दूसरे से नहीं मिलता है। जब सावित्री पहली बार घर में आती है तो शाम का वक्त है। मुझे ऐसा लगा कि हम अपने नाटकों में समय विशेष को कैसे बताएंगे। जब वो शाम को अपनी नौकरी करके आती है, सब्जी लेके आती है, तो उस समय की लाइटिंग या उस समय से लेकर रात तक का वक्त कैसे डिफाइन होगा विजुअली। क्योंकि मैं जब कथा सुनता हूँ, कोई फिल्म सुनता हूँ या टेलीविजन सुनता हूँ या नाटक पढ़ता हूँ, तो मुझे सबसे पहले वो सारी चीजें विजुअल में दिखती है। बाद में मैं एज ए डायरेक्टर उसको कंटेंट क्या है, उसको क्या चीजें की जाए, पर पहले मुझे विजुअल दिखता है, क्योंकि मैं विजुअल मीडिया का आदमी हूँ। तो मैंने उसको पहले विजुअली पकड़ा, फिर उसमें उसका अर्थ जो मोहन राकेश कह रहे थे, तो मुझे लगा व्यक्ति के रूप में, सावित्री के रूप में, महेंद्र नाथ के रूप में, अशोक के रूप में, छोटी बच्ची बड़ी बच्ची के रूप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो मेरी सेंसिबिलिटी से लग रहा था, वो सब चीजें मैंने उसमें की थी। तो वो थोड़ा नॉर्मल सेटिंग से थोड़ा ओवरडू था, वो मैं मानता हूँ, पर वो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे से डिस्कस भी किया, फिर मैंने एक एक चीज का डिफाइन किया कि मैंने एक एक चीज को क्यों ऐसा रखा है, वो कब के पास ही क्यों जाती है। वो उसमें आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन देखे होंगे, वो मिरर उल्टा बैठती है ऑडियंस की तरफ, जब वो माला वाला सीन करती है, माला तोड़ती है, और तो 3 वे मिरर था, उसमें 3 इमेज दिखती थी सावित्री की। तो 3 इमेज कौन सी है? जगमोहन है, आप गिन लीजिए, महेंद्र नाथ है, आप गिन लीजिए जुनेजा है। ये 3 लोग हैं एक बीच में। हाँ, तो मैंने उन 3 लोगों को पकड़ के, वो 3 इमेज उसमें दिखती थी, और वो उस इमेज के सामने बात करती है, और सपने में जगमोहन को सोचती है। इसलिए वो एक कुछ मैंने डांस कुछ मूवमेंट किया था कि वो सपने में सोचती है, और अचानक वो जब ये कहता है जगमोहन को, वो फिर वहां से टर्न करती, अरे तुम कब आए? बोले मैं तो बहुत पहले से आ गया था। तो मैंने उसको एक जो विचार था या जो संवाद था, उसको मैंने पिक्चराइज करने की या उसको विजुअल में टर्न करने की कोशिश की, कि वो विजुअल से भी कहा जाए, संवाद से भी कहा जाए। तो आप जब मेरे नाटक जो भी मैंने सूर्य की अंतिम किरण किया या मैंने जो भी प्लेस किए, तो मैं असली बात मुझे ऐसा लगता है कि नाटक को सरल करने की जरूरत है। हम कई बार करते हैं कि नाटक के कंटेंट को, नाटक के साथ इसको हम प्रतीकात्मक बना के इतना ज्यादा दुरूह कर देते हैं कि वो नाटक जितनी सरल भाषा में समझाया जा सके या समझ सके, उससे ज्यादा दुरूह हो जाता है। क्योंकि नाटक में अपने आप में ये सारी चीजें होती हैं जो आपको प्रतीक भी होते हैं उसमें। इसलिए मुझे नाटक को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते वक्त एज ए डायरेक्टर, मुझे लगता है कि नाटक को सरल तरीके से करना चाहिए। नाटक को इतने सरल तरीके से करना चाहिए कि आधे अधूरे सीधी के ऑडियंस को भी समझ में आए, और दिल्ली के तो समझ में आता ही है, बंबई के लोगों को समझ में आता ही है, पर एक सामान्य रूप के व्यक्ति को नाटक सरल तरीके से समझ में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरे प्रतीक, नट सम्राट आप कभी देखें मेरे नाटक को, तो सिर्फ कर्टन्स हैं, वो भी फ्लैक्स में प्रिंट है, उसमें सब स्केचेस बने हुए हैं, और 3 काले डब्बे हैं, सिर्फ एक काला प्लेटफॉर्म है और 2 काले डब्बे हैं, और एक डब्बे पे टेलीफोन रखा है। मतलब टोटलिटी में 3 डब्बे हैं काले, तो पीछे एक कर्टन लगा हुआ है, पर पूरा नाटक घटित होता है। असली बात ये मैंने पढ़ा भी है, ये मैंने समझा भी है कि अभिनेता अपने व्यवहार से, अपने संवाद से स्पेस को बदलता है। तो भरत मुनि भी कहता है यदि स्पेस को बदलता है तो अभिनेता की ताकत बड़ी है, तो अभिनेता कैसे खत्म होगा? एक दूसरी बात, आप अपने जो डेकोर की बात है, या जो आवरण की बात है, या लाइटिंग की बात है, या सेट की बात है, आप इतना मत करो कि वो अभिनेता पे हावी हो जाए। तो फिर अभिनेता की जरूरत क्या है? और मैं ये मानता हूं, ये मेरा मानना है कि आप सिर्फ सेट बना दें और लाइटिंग से बोले कि ये नाटक है, तो लोग कहेंगे ठीक है यार, मतलब ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, मतलब ऐसा कोई बहुत आपने तीरंदाजी का काम नहीं किया है। तो मुझे अभी भी लगता है कि सिर्फ सेट और लाइटिंग करके नाटक है ऐसा बोलेंगे तो उसमें घटित कुछ नहीं हो। नाटक का मतलब होता है ड्रामा, जब तक वो नहीं होगा। अब ड्रामा के लिए आप ऐसा ना कर दें कि वो दीवार गिरा दें, फिर वो कुछ मिरर लाइट लगा दें, तो बोले ये तो ड्रामा हो रहा है भाई, लाइट का ड्रामा हो रहा है, सेट का ड्रामा हो रहा है। तो मेरे लिए बहुत इनह्यूमन है। नाटक कहीं ना कहीं ह्यूमन है, मनुष्य की कथा है, मनुष्य के विचार है, मनुष्य के दुख दर्द, संपन्नता, उत्साह, इन सब ये सब चीजें हैं।
इसलिए जो बहुत बड़े स्पैन में, और बहुत, मेरा तो ज्यादा ज्ञान है नहीं मुझे, पर मैं ये देखता आ रहा हूँ कि लोग नाटक को बहुत ज्यादा, मतलब गरिष्ठ, क्लिष्ट, प्रतीकात्मक करने की कोशिश करते हैं। हर बार हर प्रतीक पूरी दुनिया में एक समान नहीं समझा जाता। प्रतीक के अपने अर्थ अलग होते हैं। कई बार प्रतीक बिल्कुल। दुनिया में एक समान समझा जाता है, पर वो मैं जब इस्तेमाल करूंगा प्रतीक, तो वो दूसरे तरीके से इस्तेमाल होगा। तो ट्रू। इस ये चीजें मुझे ऐसा लगता है कि अभिनेता एक बहुत बड़ा यस। टूल है, बहुत बड़ा टूल है। यस। उसका शरीर, यस। उसका संवाद, उसका देखना, बोलना, ये इतना बड़ा टूल है कि उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसको कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा ये मेरा मानना है। सर बहुत खूबसूरत बात कही है आपने कि अभिनेता एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपने करेक्टर से, अपने डायलॉग से वो चीजों को बदल सकता है, सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ, क्योंकि मैं आकाशवाणी से ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे लगता है आपने जो ये बात की, आकाशवाणी में तो सिर्फ एक करेक्टर अपनी आवाज के से आपको कहीं पे भी लेके जा सकता है, बिना किसी बहुत सस्ते से सस्ते चीजों में, ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर इतनी खूबसूरत बात कहने के लिए। हमारे साथ विभांशु वैभव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विभांशु सर आपका हमारे साथ आने का। अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेखा जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रोफेसर जयदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लिखते हैं, योर अमेजिंग एक्सपीरियंस विल बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द व्यूअर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरविंदर थैंक कौर यू, थैंक यू। बबली जी हमारे साथ मस्कट से जुड़ चुके हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, आकाशवाणी के नाटकों की, रंगमंच की, रीजनल सिनेमा की, टेलीविजन की। बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती हैं कि नाटक से ऑडियंस का जुड़ाव हमेशा एनकरेज करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि नाटक से ऑडियंस का जुड़ाव हमेशा एनकरेज करता है। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन पॉल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एमिनेंट ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। भरत सोपोरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जलंधर से, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। डॉक्टर सरला मेहता जी जुड़ चुकी हैं। मालविका जोशी जी जुड़ चुकी हैं। युवराज सर लिखते हैं कि आपने जो पेंटिंग की, स्केचिंग की बात की, उसकी जो प्रेरणा है वो उन्होंने आपसे ली है। अरे युवराज जी बहुत छोटा आदमी हूँ मैं। बबली जी लिखती हैं, बहुत बढ़िया सर, आपको सुनना अच्छा लगता है। वाकई सर की इतनी मेस्मराइजिंग बातें हैं, इतना खूबसूरत सर, इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, जब आप कोई नाटक डिजाइन करते हैं तो आपकी क्या कोशिश रहती है? आप किस तरह से सेट को कंसीव करते हैं कि ज्यादा सेट हो, कम हो, या हैवी हो, या लाइट हो? मैं ये चीज आपसे जानना चाहती एक तो मैं छोटे शहर से आता हूँ, हूँ। सर मैं भी और हूँ। सर मैं हाँ, भी। मैं किसी भी महानगर से आतंकित नहीं हूँ। भले जी 25 सर। साल से मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, कमर्शियल सिनेमा करता हूँ, जी सर। और इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर्शियल टेलीविजन करता हूँ, वेब सीरीज करता हूँ, जी एड सर। फिल्में करता हूँ। पर नाटक करते वक्त मुझे एक पहली बात मुझे ध्यान में रखती है कि नाटक का एक शो करने के लिए आप पूरी मेहनत करते हैं, महीना भर मेहनत करते हैं, कॉस्ट्यूम करते हैं, सारी चीजें करते हैं नाटक से जो संबंधित है। तो एक शो क्यों हो? ये तो 1000 शो होने चाहिए, जितने हो सके गांव गांव खेला जाना चाहिए, शहर शहर खेला जाना चाहिए। तो पहला मेरा पॉइंट ये होता है कि नाटक का जो भी सेट हो वो इस तरह से हो कि मैं कहीं भी खेल सकूं इसको। जी। और ये चीज मैंने कारण जी से सीखी है, मेरे गुरु रहे हैं, और उनके जितने नाटकों में हमने काम किया है, बड़े नाटक भी हमने उनके साथ किए हैं, तो उन्होंने इतना सिंपल सेट डिजाइन किया, इतना सिंपल सेट रखा कि हम कहीं भी कर सकते थे। हमको उतनी चीजें कहीं भी, गांव मोहल्ले, शहर, बड़े शहर में तो मिल ही जाती है, मुहैया हो ही जाती है, जी पर सर। छोटे शहर में मुश्किल होता है। तो एक तो पहला मेरा टेक्निकल पॉइंट ये है कि मैं ऐसी चीजें डिजाइन करूं जो फ्रीजेबल हो, कहीं भी मिल जाए, हम ट्रैवल कर सके उसको लेके। फिर दूसरा, मेरे नाटक का जो कंटेंट है और जो डायरेक्टर चाहता है, उसके मूवमेंट क्या है, वो किस तरह का मूवमेंट करना चाहता है, उस वो निरूपित हो, वो उसमें आए। मतलब यूं भरत मुनि से मैं यदि उदाहरण लूं या उनके से लूं, तो वो दो गेट है, पीछे एक जिसपे म्यूजिक मंडली बैठती है, और सामने कुछ नहीं होता है। वो एक एक्टर इसको बाहर का मान लेते हैं, इसको घर के अंदर का मान लेते हैं, और आके वो अपने बिहेव से उज्जैन बनाता है, बिहेव से
नदी दिखाता है, ये सब कुछ करता है। तो कितना मिनिमल हो सके, जिससे वो जो पहले बात हम कह रहे थे कि सेट हावी ना हो, ना तो हो, कितना बिल्कुल। मिनिमल होके और कितना सजेस्टिव हो और कितना कह सके, वो सेट कितनी बात कह ले अपने मन से। बंसी जी के प्ले हैं, शर्विले का, उसमें वो कर्टन्स हैं। जैसे मैंने नट सम्राट में कर्टन भी इस्तेमाल किया, क्योंकि मराठी की परंपरा है, पारसी की परंपरा है, मराठी की परंपरा है वो कर्टन लगाना। राजमहल का कर्टन आ जाता है, जंगल का कर्टन आ जाता है, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन था। अब मुझे लगा कि उसको लगाने से हर को समझ में आता है जंगल। जंगल के लिए मुझे पेड़ लगाने की बेसिकली जरूरत नहीं है, और यदि वो नाटक में बहुत जरूरी है तो लगाइए, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि महल नहीं बना सकते, मराठी नाटक होते हैं मुंबई में, वो बॉक्स सेट होते हैं सारे, वो प्रॉपर सेट होते हैं, वो 4 घंटे में लगाते हैं, प्ले खत्म होता है 15 मिनट में, आधे घंटे में निकाल देते हैं, उन लोग वैसा काम करते हैं। मैं किसी का इस तरह का विरोधी नहीं, पर मैं, एक तो हम, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हिंदी रंगमंच, हिंदी रंग में बड़ा गरीब है, बहुत ही दुख भरी बात है। अरे हिंदी में क्या होता, अरे क्यों नहीं होता भाई, होता क्यों नहीं है? अच्छा, मुश्किल क्या है कि हम रोना अपने लिए रोते रहते हैं, ये थोड़ा मेरे को गड़बड़ लगता है। मतलब इसमें बहुत सारे लोग मेरे इस बात से बुरा मानेंगे, पर मुझे कुछ फर्क नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जब भी अपना काम करता हूँ नाटक का, तो ये 3-4 चीजें दिमाग में रखता हूँ कि उसको लेकर ट्रैवल करना है और इजीली अवेलेबल हो, वो एक छोटे कम बजट में हो जाए। मेरे एक छोटे नाटक का या मेरे हिंदी के नाटकों का बजट कोई 5 लाख नहीं हो पाता भाई, तो मुझे 3 लाख या 2 लाख या 1 लाख में करना है, तो मुझे दिमाग लगा के करना पड़ेगा कि नाटक में जो कहा जा रहा है वो दिखे, समझे, और उसका फ्लेक्सिबल हो, वो कहीं भी जा सके। तो इसलिए सेट डिजाइन करते वक्त मैं, ये दिमाग है। आप सिनेमा की बात करेंगे, आप टेलीविजन की बात करेंगे, तो मैं 5-5, 6-6 करोड़ के सेट लगाता हूँ वहां, क्योंकि वो जी। किचन है, तो वो किचन दिखना चाहिए, बिलीवेबल लगना चाहिए। नाटक में आप उज्जैन कहे के बिना उज्जैन को कुछ भी दिखाए, उज्जैन मान लेती है ऑडियंस। सिनेमा यस। में नहीं होगा, टेलीविजन में नहीं होगा, टेलीविजन में आपको उज्जैन दिखाना पड़ेगा पहले, और बाद बिल्कुल। में भले आप बंबई में सेट लगा के करते रहे, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए ये जो फर्क बिल्कुल। है और ये जो समझ है, ये मेरी अपनी समझ है, इस पे किसी को भी इतराज हो सकता है, पर मैं अपने से डिजाइन करते वक्त एक तो फिजिबल हो, एक्टरों के लिए करेक्ट हो, और डायरेक्टर क्या चाहता है इस नाटक को लेकर, ये सबसे पहले प्रायोरिटी है। और दूसरा, नाटक का कंटेंट क्या कहता है। अभी हम कैसे, क्यों नहीं ऐसा सोचते, करते ही होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े लोग करते ही हैं, कि नाटक का सेट का कलर, कॉस्ट्यूम का कलर, लाइटिंग का, लाइट वाला तो बेचारा 1 घंटे पहले बुलाते हो आप उसको, वो रिहर्सल में आता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, बोलता है अरे लाइटिंग कर रहा है यार मेरे नाटक की, तेरे पास यस टाइम सर। नहीं है, तू स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेगा। मतलब हमारा नाटक ग्रो कब करेगा भाई? हम एक्टरों को ही दौनते रहते हैं, अबे तुम याद कर लो, तुम ये कर लो, वो कर सही लो, बात। एक्सरसाइज कर। वो लाइट वाला टाइम पर नहीं जी, आप यहाँ नहीं होगा, अब मेरा लाइट तो इधर आएगा, इधर आओ, क्यों बे, क्यों? और वो साहब, वो मेरे ट्रू। को 15 वो चैनल नहीं मिले तो लाइटिंग ठीक नहीं हो सकती। यार ये कौन सी बात हुई यार? मैं यहाँ बोल सकता हूँ सिनेमा में, टेलीविजन में बोल सकता नहीं, ये 1.5 करोड़ का सेट है, इससे कम में करेंगे तो ये कम लगेगा, ये नहीं दिखेगा, तो उन लोग मानते हैं, उन लोग पैसा देते हैं। थिएटर में नहीं होगा ना, तो थिएटर में हमारा टेक्नीशियन, हमारा एक्टर, हमारा राइटर, ये कैसे इसका एक संयोग बने, और ऐसा आप देखिए, जहां जहां इसका संयोग बना, वहां वहां बड़े और अच्छे नाटक हुए, और बड़े लोगों ने पसंद किए वो नाटक, वो चाहे नेशनल रिपेट्री का नाटक हो, और नेशनल रिपेट्री हो या रंगमंडल भारत भवन हो, ये तो ऐसे उदाहरण है कि इनको पूरे देश के हिंदी रंगमंच को यदि बोले या रंगमंच को बोले, तो उनको एक ऐसा प्रारूप या ऐसा एक लबुलवाब हमको दिखाने की जरूरत थी कि भाई देखो, थिएटर, एक्टिंग, सेट, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, तो ये सब चीजें हैं, तो उसको भी आप मिनिमाइज करके भी अपने नाटक में कर सकते हैं। हम क्या यस। बोलते हैं, अरे भाई वो तो रिपेटरी है, वो तो 5 लाख का सेट लगा, अरे भाई 5 लाख नहीं, 50,000 में भी बनता है, इधर खोपड़ी में होना चाहिए। ट्रू। मुश्किल हमारे साथ ये है, हम उस पे वर्क नहीं करते। तो ये मेरा, ये अपना, मेरे पे भी गुस्सा है, अपने आप पे, मेरे सब दोस्तों यारों पे भी गुस्सा है कि यार दोस्तों, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा होगा तो अपने आप रंगमंच, और ये रोना तो बंद कर देना चाहिए कि हिंदी रंगमंच में पैसा नहीं है, हिंदी रंग, आप कहेंगे जयंत वो वहां टेलीविजन में पैसा कमा रहा है,
और नाटक पे अपने जेब से पे खर्चा करता है, तो ऐसी बात करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसा ना मुझे भान है, न मैं इसका कोई घमंड है, मुझे कुछ नहीं। मैं जब थिएटर करता हूँ, मैं थिएटर के तरीके से ही करता हूँ, वैसा ही करता हूँ। वो आप छोड़ दीजिए कि मैं जाना आना रहना, वो मेरी व्यावसायिक मजबूरियों की वजह से, पर थिएटर का जो गुण है मेरे में जो है, वो मेरे को रंगमंडल से ही आया। वो बड़े बंसी कौल, विवेकानंद, रोबिंदास, फ्रिट्स बैनविट्स, यूजीन बारवा, रुद्र प्रताप सेन गुप्ता, श्यामानंद जालान, ये इनके साथ रह के मैंने थिएटर किया है। इससे कंबाइंड होके मैंने सोचा कि ये सब लोग ऐसा ऐसा करते तो हम क्या कर सकते हैं। उनका जो जीस्ट है, उनका जो भाव है, जो उनका तरीका है, उसमें से क्या हो सकता है। क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ काम करने का यदि एक्सपीरियंस का मैं कुछ नहीं इस्तेमाल करता हूं, तो मैं मूर्ख हूं। बाकी कोई मूर्ख नहीं है, वो तो सारे बड़े लोग हैं। मैं मूर्ख हूं ना, मैंने सीखा ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ बायोडाटा में लिख लिया कि मैंने 2000 बड़े नेशनल और इंटरनेशनल डायरेक्टरों के साथ काम किया, पीटर ब्रूक के साथ भी मैं था, मैं जी यूजीन बारवा के साथ भी था। ये क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है। उससे सीख के मैंने अपने थिएटर में क्या दिया, मैंने अपने ग्रुप के लिए क्या किया, या मैं किसी ग्रुप के लिए जब सेट डिजाइन कर रहा हूं तो उसका मैंने क्या बोला और क्या होना चाहिए, ये ऐसा मुझे लगता है और मैं ये मानता हूं। हमारे साथ व्यूअर्स बहुत सारे जुड़ चुके हैं। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, टेलीविजन के और रंगमंच के, आकाशवाणी से। मुरली लोन साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। अजय कुमार साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद आपको देखा है, इतने आप बिजी रहते हैं अपनी प्रोडक्शन डिजाइन में, एक से, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग काम होता है फिल्मों का डिजाइन करना, उसमें भी मैं बाद में आऊंगी। लेकिन आप 4-5 सालों से लगातार भारंगम को इतना खूबसूरत बनाते हैं। सर, कैसे करते हैं आप? मैं इसकी कहानी आपसे जानना चाहती हूँ, कैसे वक्त निकालते हैं आप? आप कभी भारंगम को खूबसूरत बनाते हैं, मालूम नहीं। एक तो वो मेरा अपना सिनेमा का ज्ञान था मैंने और देखा मुझे है लगा, सर, मैंने देखा है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं मिला भी हूँ बहुत आपसे। खूबसूरत। मुझे मुझे जब बुलाया गया था पहली बार, तो मैंने जब रतन दास से और वामन जी से बात की, तो मैंने उनसे ये कहा था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो नाटक देखने लोग आते हैं, आप रैना सर को मालूम होता है यहाँ प्ले होने वाला है, या जो थिएटर के लोग, उनको सबको मालूम है यहाँ नाटक होने वाला है। तो आप उनको एक छोटा पोस्टर भी लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा, तो वो दिन रात आते जाते चर्चा में। एक ले में जो रास्ता चलता आदमी नाटक देखने का व्यूवर कब बनेगा, कब देखेगा। तो आपको नाटक को लार्जर देन लाइफ पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। रजनीकांत का यदि 40 फीट का कटआउट लगता है, तो आप नसीरुद्दीन शाह का 20 फीट का कटआउट क्यों नहीं लगाते? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हमारे यहाँ नसीर साहब नहीं है, हमारे यहाँ जैन देशमुख है, आप उसको बड़ा कटआउट लगाए, बोले यार ये कौन, इसी को देख लेते आज अपन, साला एक्टर है कि नहीं है। तो आप अपने एक्टर को भी बड़ा करेंगे, अपने प्रोडक्शन को भी बड़ा करेंगे, एक सामान्य चलते थोड़े से भी आदमी को लगेगा कि यार ये नाटक जैसा क्या देखते हैं यार इसको, आप उसमें ये कब पैदा करेंगे? आप उन्हीं को दिखाते हो, गोल चक्कर वालों को, वो तो दिखता ही है। तो इसीलिए मेरा पहले दिन जब उनसे मैंने मुलाकात की, और उनका भी ये सोचना था कि जब तक आप इसको स्पैन बड़ा नहीं करेंगे, आप आज मीडिया है, आज दुनिया भर की सारे आप कुछ भी चीज कहीं भी देख सकते हैं, गूगल पे सब चीजें मिलती हैं। तो आप जब तक अपनी चीजों को बड़े लेवल पे खड़ा नहीं करेंगे, तो कैसे वो रजिस्टर होगी, कैसे क्यों रजिस्टर होगी? मतलब 5 मास्क लगाने से और 6 डंडे लगाने से आप बोलो, तो फिर वही लगता है कि गरीब गरीब हो बे, क्यों गरीब हो? यदि मास्क 70 फीट का मास्क है, तो एक भी लगा दूं मैं ना, वो जगह भी घेरेगा, वो नॉक भी करेगा, वो सिर पे भी आएगा और वो आपको बोलेगा आ जाओ अंदर। तो ये जो पब्लिसिटी का टंटा है, टंटा ही बोलूंगा मैं, तो ये है, तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी जो पोस्टर आपके जो लगते होंगे, मालूम नहीं, अभी मैं जब चूंकि 5 साल की आप बात की, तो मैंने कहा आप पूरे दिल्ली के पूरे कॉलेजों में, पूरे रास्ते चौराहों पे क्यों नहीं दौड़ते रौंदते, हम लगाते हैं इतना बड़ा पोस्टर, 1/4 साइज, बड़ा ड्राइंग बहुत अच्छा होता है, कैलीग्राफी बहुत अच्छी, दिख किसको रहा है भैया? दिखा किसको रहे? श्री राम सेंटर में, एलटीजी में? ये तो उधर देखते ही है भाई, ऐसे पान ठेलों में, ऐसी जगह हम ऐसा, हमने कभी भी, आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात छोड़ दें, तो सामान्य रूप से हिंदी रंगमंच की बात करता हूं, हमने हिंदी रंगमंच के अर्थशास्त्र पे काम ही नहीं किया।
सबसे बड़ी बात है, एक नाटक आपको करना है तो उसमें कितना पैसा लगेगा, और टिकट क्यों नहीं टिकट रखते हैं? डरते हैं, अरे कोई नहीं, अबे नाटक अच्छा कर लो, क्यों नहीं खरीदेंगे? नाटक अच्छा नहीं करना साहब, फ्री में प्रात बांटते हैं। वो हमारे यहाँ भी सिचुएशन, बहुत सारी चीज। तो आप अपने काम को इतना बढ़िया पुख्ता कर ले कि वो कहें यार जयंत का प्ले, अरे यार भैया जाना है, ये तो किसी भी तरीके से जाना पड़ेगा, साला छुट्टी लो करो, 50 दिन 500 रुपये टिकट हो, दाऊंगा दी। तो आपको नाटक जयंत को अच्छा करना पड़ेगा। अब नाटक जयंत तो अच्छा कर नहीं रहा, कहते यार ऑडियंस नहीं आती, हम टिकट क्या लगाएं, हमको पात बांटने पड़ते हैं, तो कहा कर रहा है भाई? तो उस अर्थशास्त्र को हमें लगता है समझने की अब जरूरत है, और वो समझेंगे तो निश्चित रूप से, और प्ले अच्छा करना पड़ेगा, इसके उसमें कोई रास्ता नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि साहब हमने टिकट तो लगा दी, प्ले हम अच्छा नहीं करेंगे, ये कौन सी बात है भाई? तो वो प्ले तो आपको किसी भी शर्त पे अच्छा करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भारत भवन रंगमंडल जब शुरू हुआ तो रंगमंडल ने सबसे पहला प्ले किया विशाख, जयशंकर प्रसाद का, पहली एनिवर्सरी भारत भवन। सारे हिंदुस्तान के बड़े थिएटर के लोग, सिनेमा के लोग, सारे मतलब सारी मीडियम के लोग, सारे ललित कलाओं के लोग, प्ले हुआ विशाख, जयशंकर प्रसाद। एग्जैक्टली दूसरा प्ले हुआ घासीराम कोतवाल। तो किसी ने बाबा से बोला कि ये तो टेस्टेड प्ले है, आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले भाई मेरे लाल, मेरे ऑडियंस तो आ जाए इधर नाटक देखने, फिर मैं बताऊंगा मार्क्स, फिर मैं बताऊंगा बेकेट, फिर मैं बोलूंगा सारा सैमुअल जो भी है, फ्रिट्स, जो भी मैं बाद में। अरे भाई देखने आने वाला कोई है नहीं, मैं उसको दौड़ रहा हूं जबरदस्ती के, तो क्यों भाई? मैं एक कमर्शियल रिपेटरी हूं, रोज प्ले करना है, रोज ऑडियंस आनी, तो ऑडियंस को लाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा आपको। अभी क्या मैंने, काजल जी आप आ जाना शाम को मेरा नाटक है, जी जैन जी मैं आ जाऊंगी, आप आ गई, तो काजल जी के बगल वाली कब आएंगी? या तो काजल जी को इतना इंप्रेस करो कि बगल वाली को लेके आए। कहने का मतलब ये था, उन्होंने भोपाली में प्ले किया, दो कश्तियों का सवार, बैरी जॉन ने डायरेक्ट किया, कार्लो गोल्डोनी का सर्वेंट अप टू मास्टर। पूरा प्ले भोपाली में हुआ, संजीव दीक्षित थे उनके साथ में, वो पूरा प्ले भोपाली में हुआ। हमने बहिरंग में ओपन एयर थिएटर में बुर्का पहने औरतें देखी भोपाल शहर की। वाह। फिर अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है वो प्ले। उसके बाद हम 20 के 20 जो रंगमंडल के एक्टर थे, हमने गुटमुंडी कर ली, चिकनी मुंडी हो गए, हम ब्राह्मण थे, मंजीरा बजाते हुए चले गए हम रोड से। अरे यार ये 20 गुटमंडे लोग साले क्या है बे, क्या है? बोले यार ये नाटक करने वाले लोग हैं। फिर मैं पोस्टर लगा रहा था, तो बाबा ने कहा एक पोस्टर नहीं 200 पोस्टर एक साथ लगाओ। उस एस्थेटिक बिल्कुल सही है, एस्थेटिक आप, मैं मानता हूं एस्थेटिक, कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन सब मैं मानता हूं, पर आपका पोस्टर ऐसा होना चाहिए कि आकर्षित करे, नहीं तो टूथपेस्ट का विज्ञापन में बड़े बड़े एक्टर नहीं होते थे। तो आपको अपना अर्थशास्त्र और अपना तरीका बहुत इस तरह, आप इसको ये ना कहें कि ये कमर्शियल है। अरे भाई कमर्शियल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब भाड़गिरी वाली बात है। कमर्शियल का मतलब उसका एक वैज्ञानिक और एक अर्थशास्त्र। कमर्शियल को लोग बहुत गंदा लेते हैं, अरे ये कमर्शियल नाटक करता है। भाई कमर्शियल नाटक करता है मतलब, मैं एक नाटक मैंने किया, 500 रुपए की टिकट लगाई, नट सम्राट किया, कमर्शियल नाटक हो गया? ये कौन सी बात हुई? मैं एक नाटक करता हूँ, उसमें यदि 500 रुपए की टिकट लगा के पैसा कमाता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा नट सम्राट कमर्शियल है। आप कैसे फाका करेंगे कि कमर्शियल नाटक है, ये विचार का नाटक है? नट सम्राट क्या विचार का नाटक नहीं? दो कश्तियों का सवार क्या विचार का नाटक नहीं है? घासीराम कोतवाल क्या विचार का नाटक नहीं है? मालविका अग्निमित्र क्या विचार का नाटक नहीं है? कालिदास ने लिखा है, शेक्सपियर के प्लेज क्या विचार के नाटक नहीं? आप मतलब ये मेरे को नहीं समझ में आया कि ये कमर्शियल है, ये तो भाई ऐसा है। बिकेट का नाटक जब अलखनंदन ने किया छत्तीसगढ़ी में, घोड़ा देखा थन, ये उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद हुआ। आप हिंदी में देखो तो आपको हो सकता ना समझ में, बहुत सारे वो उस रीजनल लैंग्वेज में जब वो प्ले हुआ, आधे से ज्यादा लोग बोले ये तो हमारी समस्या है यार। उनको तो ना बिकेट मालूम ना उनको कुछ मालूम, बोलते अरे ये तो हमारा प्रॉब्लम है भाई, ऐसे तो हमन करा था ना, हमारा तो प्रॉब्लम ये है यार। देखिए कैसे नाटक एक बोली में भाषा में तब्दील होता है,
और कैसे वो नॉक करता है। एक इतना बड़ा राइटर, बड़ी दुनिया भर की थ्योरी सब लिखी जाती है, इतना सिंपल वे में समझ में आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको नाटक को देखने का तरीका, करने का तरीका, समझने का तरीका और उसको पब्लिसाइज करने का तरीका, क्योंकि आप नाटक में ऑडियंस नहीं होगी तो क्या करेंगे आप। एक तो नाटक की का जो प्रारूप है, यदि प्रारूप देखें तो एक एरिया जो लिटअप है, बीच में वैक्यूम है, काला है, बीच बिल्कुल डार्क, उसके बाद ऑडियंस है वो भी डार्क है। मैं यदि चाहूं कि आप बैठिए, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, आप मुझे देख रही हैं। आप इस गणित को भी तो समझिए। हमने हमने क्या किया, हमारे सारे देश बेसिकली अभी तो एक तो रिपिटरी बहुत सारी हो गई पूरे देश में, ग्रैंड टी थिएटर बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। अच्छी बात है, कोई बुरी है, सरकार से पैसा लेना चाहिए और रौंद के पैसा लेना चाहिए प्ले करने के लिए। मैं तो कहता हूँ लड़ के पैसा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर उससे पर उससे कर क्या रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कर क्या रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सरवाइव मत करें, सर मैं घर ना चला, बिल्कुल चलाइए, दौंद के चलाइए, रौंद के चलाइए, पर आप उससे कर क्या रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप उत्सव के लिए नाटक मत कीजिए, आप नाटक कीजिए जो उत्सव में होगा। तो फर्क है, ये बुनियादी फर्क है कि मेरा नाटक मैंने किया, मैंने नाटक किया, आपने कहा कि मोहन राकेश उत्सव हो रहा है उसमें कर दीजिए जैन जी, मैंने कर दिया, पर मैंने पहले प्ले किया। अभी क्या होता है, यहाँ पे उत्सव है, चंद्रशेखर आजाद पे कुछ हो रहा है, मैं आजाद पे नाटक कर दूंगा, भगत सिंह का कुछ हो रहा है, मैं भगत सिंह पे नाटक अरे भाई तू प्ले कर यार, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो ये जो फर्क है ना जिंदगी का, थिएटर का ये जो फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इससे बहुत नुकसान भी होता है, मतलब अच्छी ऑडियंस को हम पकड़ लाए हैं और गंदा प्ले, अबे तुम लोग यही नाटक करते हो गधों, साले नहीं आ रहे नाटक देखने, तो ऐसा हो जाएगा। आप प्ले अच्छा दिखाओ, उनको लगा बहुत अच्छा काम करते हैं यार आप लोग, कितनी मेहनत से करते हैं, तो हम जरूर आएंगे यार, दोबारा जब प्ले करें तो आप जरूर बताइए हमें। ये जो बात है ना, ये बात करने के लिए, ये बात निकलने के लिए लोगों से, मुझे लगता है, ये मैं कोई किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं कोई ज्ञानी आदमी हूं नहीं, ज्ञान देने वाला आदमी हूं नहीं, न मैं रंग गुरु हूं, मैं एक रंग कर्म का व्यक्ति हूँ। हाँ मैं रंग गुरु नहीं हूँ, ये कन्फर्म्ड है। मेरे को रंग गुरु बनना भी नहीं है, मैं एक हूँ छोटा मोटा प्ले मैं करने की कोशिश करता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा करता रहूंगा। पर मेरी कोशिश अपने नाटकों से यही होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा सकें, उनकी एक एस्थेटिक समझ पैदा कर सके। कई लोग मुझसे कहते हैं कि तू जैन जो बड़े प्ले करता है, तो बड़े प्ले करेगा कौन भाई। यदि मैं बड़े प्ले करता हूँ, मैंने अभी बीच में कहा कि मैं घासे राम करूंगा, फिर मैंने बीच में कहा कि मैं रानो करूंगा, जो एक चादर मैली सी है, विवांशु वैभव जी ने उसको बहुत अच्छा लिखा है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त निकालूं और करूं। तो फिर वो कौन करेगा, वो कई लोग वो उसमें सेट ज्यादा लगना है, उसमें कॉस्ट्यूम का पैसा है। भाई मैं खर्चा कर सकता हूँ, मैं कमाता हूँ, और मुझे लगता है कि नाटक में खर्चा करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मरते समय एक कफन ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, न घर ले जाने वाला हूँ। तो मैं मेरी इच्छा और जो मैं चाहता हूँ, देखिए ये कमर्शियल काम है, यहाँ मुझे बहुत सारी सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे जवाब देने पड़ते हैं, बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, तभी मैं यहाँ कर सकता हूँ कमर्शियल काम। पर वहां मैं अपने मन का काम कर सकता हूँ, मन के तरीके से कर सकता हूँ। जब मैं वो कर सकता हूँ तो मुझे वैसा करना चाहिए बेसिकली। तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं कहीं से रंग गुरु नहीं हूँ, रंग शास्त्री नहीं हूँ, और न रंग गुंडा हूँ, ये भी नहीं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। जगजीत सरीन जी लिखते हैं, वेल एक्सप्लेन योर व्यू। वाकई युवराज सर लिखते हैं कि फर्क नजर और नजरिए का है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि फिल्मों पे भी नहीं है, एक सवाल मेरा है कि आपने इतनी फिल्में की, चाहे वो मकबूल हो एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर, मकबूल हो, सिंग इज किंग हो, राजनीति हो, तो एक लेमैन के लिए, एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, प्रोडक्शन डिजाइनर ऑफ ए फिल्म, क्या कहेंगे आप एक लेमैन के लिए? देखिए प्रोडक्शन डिजाइनर का काम, जैसे नाटक में एक कंटेंट है और उसको दिखाने के लिए सेट डिजाइन होता है, वैसी एक फिल्म का एक कंटेंट है, एक कहानी है फिल्म की, और कहानी में बहुत सारे लोकाल हैं, चाहे राजनीति ले लें चाहे मकबूल ले लें, उसमें भी डायरेक्टर है, उसमें एक डीओपी भी है जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है,
जी। उसमें एक टेक्निकल चीज इन्वॉल्व है कि लाइटिंग वहां पे कैसी होगी, उस पे हम कैसे अपनी लाइट लगा पाएंगे, कैमरे से क्या क्या दिखेगा, ये सब टेक्निकल काम है, उसका टेक्निकल काम है। तो जी। जब जब हम कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, हमारा जब भी फिल्म की बात होती है तो हम फिल्म के लिए पहले प्रोडक्शन डिजाइनर या आर्ट डायरेक्टर, राइटर, जी। डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, डांस मास्टर, फाइट मास्टर जो फाइटिंग करता है, डांस मास्टर जो आप गाने सुनते हैं, और ये 5 7 10 लोग मिलके कहानी सुनते हैं। कहानी का अपना एक लुकाल होता है कि ये कहाँ बेस है, ये कहानी उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या न्यूजीलैंड में, कहाँ है। जैसे नमस्ते लंदन आपने देखी होगी, वो भी मैंने की है। तो वो कहानी बेस है लंदन में, भले हमने शूटिंग मुंबई में की है, वो एक अलग बात है। वो प्रोडक्शन डिजाइन का काम है कि आपको मुंबई में बना के दिखाना कि लंदन है ये मेक बिलीव है ना, सिनेमा सिनेमा मेक बिल्कुल, बिलीव है, इसकी बात बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो मैं पहले दिन से ये मानता हूँ, जब से मैं काम कर रहा हूँ, कि मैं जो कुछ भी बना रहा हूँ और जिस जगह का लुकाल बना रहा हूँ, जिस स्टेटस के आदमी का घर बना रहा हूँ, वो यदि वो घर नहीं कहता है तो वो फॉल्स है। इसलिए मैंने जी, जितना सिनेमा किया या जितने मैंने टेलीविजन किए, तो मेरे टेलीविजन के का डेकोर, मेरे टेलीविजन का कलर, मेरे टेलीविजन का डेप्थ, टेलीविजन में जब मैं करता हूँ तो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है, तो हमको कलर से, स्ट्रक्चर से उसको डेप्थ ऑफ फील्ड देना पड़ता है। सिनेमा में है, अभी तो जी, हमारे टेलीविजन में भी लेंसेज इस्तेमाल होने लग गए हैं। तो जब भी हम सुनते हैं कहानी, और कहानी सुनने के बाद डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं इसको ऐसा चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ चाहता हूँ, फिर हमारा एक काम बनता है कि हम सजेस्ट करें कि ये चीज रियल लोकेशन पे होगी, ये चीज हम रिक्रिएट करेंगे, इसका टोनल क्वालिटी ऐसी होगी। पूरी फिल्म का आपने, यदि आप सुनती होंगी कभी, तो पूरी फिल्म का एक कलर होता है। हम तय करते हैं कि पूरी फिल्म का कलर, यदि आपने मेरी एक फिल्म देखी होगी दीवार, जो पीओडब्ल्यूज पे है, जिसमें बच्चन साहब है, संजय दत्त है, बहुत सारे लोग हैं। जी, 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 तो जी, जी, जी। हाँ, तो वो पूरी फिल्म पाकिस्तान में है, पूरी फिल्म पाकिस्तान में है। हमने पूरी फिल्म मुंबई में शूट की है, तो हमको मुंबई में रहते हुए वो काम ऐसा करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान लगे आपको विजुअली। इसलिए मैं कहता हूँ मेक बिलीव है, हम जो कुछ यस, बना रहे हैं आपको बिलीव यस। कराते हैं कि ये है, आपको मानना पड़ेगा ये। जी, थिएटर में बिल्कुल अलग है, थिएटर में बिल्कुल अलग है। मैं एक डंडा रख के भी कुछ भी बोल सकता हूँ और लोग मानते हैं। यहाँ नहीं मानेंगे, यहाँ मैं बनाऊंगा गरीब का घर और कहूंगा ये साहब करोड़पति का घर है, तो बोलेंगे बेवकूफ है, हमें बेवकूफ बना रहा है। हम बेवकूफ बनाते हैं, पर बेवकूफ बनाने का तरीका हमारा अलग है। हम बहुत सारी जगह करते हैं, चीटिंग करते हैं, पर वो हमारा तरीका अलग है। इसीलिए मैं उसको मेक बिलीव बोलता हूँ कि हम आपको इल्यूजन क्रिएट करें बेसिकली। यस। एक तरह से कलाएं जो है ना, ट्रुथ का इल्यूजन है, सत्य का यस, ट्रू, भ्रम है, ट्रू, सत्य नहीं है। ट्रू। ये सदा याद रखिए, सत्य नहीं है। बिल्कुल। चाहे वो चाहे कुछ भी हो, मतलब नाटक या जो इस तरह का परफॉर्मिंग मीडिया है, वो सत्य। डांस को छोड़ दीजिए आप, म्यूजिक को छोड़ दीजिए आप, गाने को छोड़ दीजिए आप, पर ये जो बिल्कुल। परफॉर्मिंग ये है, मतलब खासतौर से नाटक, वो नाटक, जी। वो इल्यूजन है, वो सत्य नहीं है, सत्य का भ्रम है। नहीं तो सत्य का भ्रम। रोज वेरी गुड, मरेगा। वेरी हाँ, ट्रू, हाँ, वेरी ट्रू, हाँ, नहीं तो रोज मरेगा ना। चाकू मारना है तो वेरी रोज ट्रू, एक आदमी मरेगा है। ट्रू, और मैं तो जयंत हूँ ट्रू। ना, मैं तो जयंत हूँ, मैं तो नहीं हूँ राक्षस। पर मैं राक्षस बन के आपको सत्य का, आपको भ्रम देता हूँ कि मैं राक्षस हूँ। इसीलिए वो जो एलिनेशन की थ्योरी है, मैं इसको इतना सिंपल मानता हूँ। जो हम पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं, ये इतना सिंपल है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं हम। असली बात, हम बड़े नाम लेके ये इतना सरल है, इतना सरल है। जब भी मैं तो वो कभी कोई मुझे बुलाता भी नहीं क्लास लेने के, और मुझे जाना भी नहीं है। पर ये कि इतना सरल है, इसको इतने सरल तरीके से समझाया जाए तो एक सामान्य रूप का आदमी समझ जाता है। असली बात आप उसको इतना रौंद देते हैं ना, सांस रस की ब्रेकेट ब्रेक, अबे क्या हो बे, इतना सरल है। उसको बोले ये है भैया, अच्छा ये, अब इसको बोल कि ये ही ब्रेक्स ने बोला था। अच्छा, इसे ब्रेक्स ने वाक़ई। बोला था। हाँ, अभी क्या बोलते हैं, ब्रेक्स ने ऐसा कहा था। अबे क्यों ब्रेक्स ने कहा था, वो तो कहता रहता है। कहने का मतलब है, मैं इसको बहुत लाइवली इस बात को बोलना तो बोल यस, रहा हूँ। यस। मैं किसी का हुँ। विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ज्ञान का विरोध नहीं कर बहुत रहा हूँ, किसी खूबसूरत, विद्वान बहुत का विरोध नहीं खूबसूरत, कर रहा हूँ। मैं बहुत सिर्फ ये खूबसूरत। कह रहा हूं कि जो चीज सरलता से कही जा सकती है। फ्रिट्स बेनवेट्स ब्रेख्त का माना हुआ पूरे वर्ल्ड का आदमी है। वो जब
इंसाफ का घेरा करता है रंगमंडल भारत भवन के साथ। कुछ नहीं है उसका सेट, वो अजरक का एक चेयर आती है जो लास्ट में आता है, कोई सेट नहीं है। एक रस्सी को इधर से इधर पकड़ा देते हैं, वो पुल बन जाता है। एक घेरे में बैठ के वो चक्की पीस रही है, वो भाग रही है। जब राजा और सब सारे लोग आते, एक छाता पकड़ा हुआ है उसके पीछे से, हम बिलीव करने लगते हैं। और फिर बाद में वो राइट। कहता है अबे ब्रेक तो ये है। तो जो हाँ हमारे राइट। जीवन में है, जो हमारे जीवन में हमने हमने सदा क्या है ना, अपने जीवन से नहीं लिया, हमने सदा आरोपित किया है। इसलिए कला आरोपित नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कला आरोपित करते हैं। जैन जी आप तो जानते नहीं ब्रेक, जी नहीं जानता सर मैं ब्रेक, मेरे जीवन में पर ये है। बोले यही तो ब्रेक है। आप कायांतरण बोलते हैं ना, एक व्यक्ति जी एक चरित्र को ढोत, आप कह ले ढोता है, आप कह ले उसमें चला गया, आप जो भी बोले। ये हमारे रामलीला में, अभी मैंने रामलीला भोपाल में 3-4 लोगों के रामलीला, उन्होंने रावण का रोल किया। मेरे को बुलाया गया था कि यार थोड़ा रामलीला देखो, कुछ देखते हैं आगे क्या करना है। मैं देखने गया, उनसे बात करने गया। वो कैसे मेकअप करते करते वो चरित्र में चले जाते हैं। फिर वहां खड़े होके जब हम जाने लग गए वहां स्टेज पे, मेरे पर चप्पल पहनी थी, उन्होंने कहा नहीं चप्पल उतारिए, क्योंकि अब ये बच्चा जो है राम हो गया है। वो एक आस्था की बात है। जी कैसे आस्था, कला, इसका इनर जो है ना, जो हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, मुझे ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि हम उस समझ को, उस उस ज्ञान को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते जो है हमारे पास। हम आरोपित चीजों को क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए हर बार हमको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हम अपने को नहीं देख रहे हैं ना, हम सदा ट्रू बाहर देख रहे हैं। हमको ट्रू। गूगल करना पड़ता है, और गूगल यस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं बताता है। गूगल ट्रू। उतना ही बताएगा जितना उसमें लिखा जाएगा। जो मैं कह रहा हूं वो गूगल कभी जिंदगी में नहीं कहेगा। नहीं। अब नो। अब ये बात समझो गूगल पे चली गई तो लोग कहेंगे ये कोई था मूर्ख, चिल्ला रहा था मुंबई से, ऐसी बात कर रहा था। कहने का मतलब मेरा ये है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी का पक्षधर भी नहीं हूं। ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ये मेरे अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, ये गलत हो सकते हैं, ये पूरी जी चीजें नकार दी जा सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी चीज को नकारने के लिए पहले उसको सुनना पड़ेगा। हमारी मुश्किल क्या है, हम सुनते तो है नहीं, नकार देते हैं। इसलिए हम रंगुरु हो जाते हैं कुछ भी चीज करने से, हम ट्रू। चीजों पे अपना स्टेटमेंट देने लगते हैं ना। आप सुने, आप समझे, आप करते हुए देखें, और नाटक करने की चीज है। अब यस सिनेमा के प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो मुझ पे एक बहुत व्यावहारिक रूप से एक समय विशेष, एक प्रोडक्शन विशेष, और एक तकनीकी रूप से एक पैसों का बाउंडेशन होता है, जी। और एक समय विशेष कि मुझे ये सेट इतने दिन में खत्म करना है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की डेट है, इसकी डेट है, फिर इतने पैसे में करना है, और ताजमहल बनाना, फिर वो मुझे, एक मिनट, जी सर। अरे यार, हाँ, वो बीच जी में कुछ सर। गड़बड़ हो गया था। तो कोई यही बात। है कि मेरे को उन तीनों तीनों प्रॉब्लम्स के बाद फिर डायरेक्टर को देखना है, प्रोड्यूसर को देखना है, मेरी डिजाइन को देखना है, उसको भी बचाना है, और वही मेक बिलीव कि आपको यदि मेरे को कलकत्ता बनाना है तो मेरे को आप दिखना चाहिए कि कलकत्ता है। तो ये जो दबाव है उसके बीच में हम अपनी क्रिएटिविटी करते हैं, हम अपना सृजनात्मक काम करते हैं। उस सृजनात्मक काम में क्योंकि कैमरा है, लाइटिंग है, उसके लेंसेज हैं, यदि जी आपको ये 3-4 चीजें मालूम हो तो आपका सेट और अच्छा बनता है कि कौन से कलर कैमरा फ्रेंडली है, कौन सा डेप्थ ऑफ फील्ड बनेगा, कैसे उसके एंगल्स बहुत सारे इस्तेमाल होंगे। तो यदि ये चीजें, थोड़ा टेक्निकल चीजें आपको मालूम है तो आपका जो डिजाइन होता है, सेट डिजाइन होता है, वो आपको बहुत खूबसूरती से, फिर क्योंकि समझो पीरियड ड्रामा है, जैसे पाकिस्तान है, या मकबूल में बम्बई है, पूरा मकबूल फिल्म बम्बई, आधी से ज्यादा फिल्म भोपाल में शूट हुई है। ये यही मैं कह रहा हूँ कि हम, हमारा जी काम है ये कि हम इसको कहाँ प्लेस करते हैं, दिखा क्या रहे हैं। भाई लास्ट का बिल्कुल। जो समुद्र वाला जंगल का सीन है, प्ले में आता है, पर यहाँ पे वो समुद्र है, तो वो समुद्र बम्बई में है, कहानी बम्बई की है पूरी की पूरी। हमने आधा से ज्यादा फिल्म पूरी शूट की है भोपाल, तो वो मेक बिलीव है।
बेसिकली। तो इसलिए टेलीविजन आप देखती होंगी कि हम उज्जैन की कहानी कहते हैं, ग्वालियर की कहानी कहते हैं और कहीं की कहानी कहते हैं, वहां हम दिखाते हैं और बाद में एक घर के दरवाजे से अंदर आते हैं, वो घर हम मुंबई में बना देते हैं क्योंकि उसकी अपनी जरूरत है। तो इसलिए हमारा प्रोडक्शन डिजाइन, हमारा आर्ट डायरेक्शन, हमारा सब कुछ भी है वो इन 3-4 चीजों के आसपास घूमता है। पर उसके बाद भी एक जो परम सत्य है वो है ऑडियंस। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उनको करेक्ट दिखना चाहिए, उनको सही दिखना चाहिए। और चूंकि चैनल इन्वॉल्व है, यदि उसका वो कुछ भी काम मैंने ठीक नहीं किया तो वो कल मुझे निकाल देंगे। मैं कितना भी बड़ा आदमी हूं और कितना भी मैंने काम किया, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने कितने समय में बनाया, कितने पैसे में बनाया, और जो वो कह रहे हैं वैसा बनाया कि नहीं बनाया। क्योंकि सारे कमर्शियल चैनल हैं, उनका ये मानना है कि जो कुछ भी हम दिखा रहे हैं, जो कुछ भी वो साड़ी पहन रही है, जो कुछ भी वो मेकअप कर रही है, जो कुछ भी सोफा वहां रखा है, यदि वो मिडिल क्लास को नॉक करता है और मिडिल क्लास को मजबूर करता है कि सोफा ऐसा ले ले, तो सक्सेस है। अब मैं तो एक इसी में से एक दूसरी बात बोलता हूँ। दो दो शो कभी आपने देखा हो या मेरे मित्रों ने देखा हो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो जी मेरा जी बनाया जी। हुआ सेट है। 12 साल हो ओह, गए वो फिल्म सिटी में लगा हुआ है। ये बहुत और एक खूबसूरत। और, हाँ, एक शो और आता है, वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसको भी 12 साल हो गए। वो भी फिल्म सिटी में मैंने बनाया। मतलब आप सोच लीजिए कि 12 साल पहले मैंने उसको बनाया था, उसको भी मैंने बनाया। और वो अपना शो अपनी ग्रोथ के साथ साथ चीजें बदलता है, समय के साथ चीजें बदलती हैं, कलर बदलता है, स्ट्रक्चर थोड़ा बदलता है। तो ये डेवलपमेंट ये हमारे प्रोडक्शन डिजाइन में खास तौर से टेलीविजन में होता रहता है, सिनेमा में नहीं होता। सिनेमा में क्योंकि एक कहानी होती है और एक कहानी को हमको कहना होता है, तो कहानी में जितनी चीजें आती हैं वो सारी चीजें फिर हम क्रिएट करते हैं, कुछ रियल जगह पे करते हैं और कुछ मतलब हमने यदि तेरे नाम आपने फिल्म देखी होगी तो एक गाना हमने प्रगति मैदान में किया था सलमान का, और बाकी फिल्म हमने हैदराबाद में की, और आदि और बहुत सारी जो इंटीरियर था वो मुंबई के फ्लोर पे किया। तो वो 3 जगह मिला के, पर फिल्म में आगरा दिखता है आपको। रेलवे स्टेशन जो है वो तलोजा का, ये तलोजा नहीं, नासिक के पास एक जगह वहां का है, पर वो आपको फिल्म में आगरा दिखता है ना। यही यही उसकी सत्यता है, यही इसकी ट्रू सत्यता है। जैसे मैं, ट्रू। हाँ, ये मैं आपसे कह रहा हूँ इसलिए आपको ये समझ में आ रहा है, या आपको ये पता चल रहा है, नहीं तो ये कभी नहीं पता चलेगा। किसी फिल्म को जब बिल्कुल आप सही, डिफाइन, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल डिफाइन सही। करेंगे तो हर चीजें अलग अलग जगह होती हैं, उसको फिर कंबाइन करके आपको एक फिल्म दिखती है, और वो एक लोग एक जगह दिखती है, जिस जगह पे वो उत्तर प्रदेश हो सकता है, वो बिहार हो सकता है। अभी मेरी 2 फिल्में आएंगी। एक फिल्म है कागज, जो बायोपिक है, जिसको डायरेक्ट किया है सतीश कौशिक जी ने। और एक फिल्म आएगी, उसका नाम है रामलीला, रावण लीला। वो फिल्म रामलीला पे है, पूरी रामलीला पे बेस है फिल्म, और हमने उसको गुजरात में शूट किया है, भुज में शूट किया है। दोनों फिल्में देखिए, लोकाल अलग है, चीजें अलग हैं। हमने कहाँ शूट किया इससे कोई मतलब नहीं, आपको हम क्या दिखा रहे हैं इससे मतलब, और जो हम दिखा रहे हैं आप बिलीव कर रही हैं। यही प्रोडक्शन वाकई, डिजाइन है, असली बात, और कुछ नहीं, वाकई। और कुछ नहीं। क्या बात जयंता, क्या बात, इतना खूबसूरत ये जयंता, आप इतना खूबसूरत, इतना संध्या गुप्ता जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं, बहुत काम कर रही हैं जम्मू में, ये खासतौर पे जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए शी इज वर्किंग डूइंग अ लॉट। फैशन डिजाइनर, लिखती है ग्रेट। राघव प्रीति हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बेहतरीन लेखिका हैं, लिखती है सफलता के पैमाने गजब। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी है, लिखती है व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनल पॉइंट्स एंड डेप्थ ऑफ थिएटर व्हिच इज सो डिफिकल्ट टू फाइंड नाउ। वेरी ट्रू। प्रीति जी लिखती है कि आपके द्वारा बताई गई बातें और अनुभव गूगल में कभी नहीं मिल सकते। ये बिल्कुल सही, गूगल में कभी नहीं मिल सकते। बहुत, संध्या गुप्ता जी लिखती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी से बातें उसको सुनने का मौका मिला। वाकई ये हम सबके लिए एक एक्सपीरियंस है। तो इतना खूबसूरत, इतने खूबसूरत से जयंता आपने इतनी खूबसूरत से अपनी बातें हम तक पहुंचाई। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल, मुझे वो सारे दिन याद आए, फीलिंग सो हैप्पी। मैंने आपका जब भालंगम के टाइम जो इंटरव्यू लिया था और आज जो लिया, मैं फीलिंग सो प्रिविलेज, आई एम रियली फीलिंग सो प्रिविलेज। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, जो न्यू परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें, उनका जो नेक्स्ट वो होता है मुंबई जाना, एक कुछ प्रोडक्शंस करने के बाद। तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या गाइड करेंगे, क्या कहेंगे उनको कि मुंबई आने से पहले उनको क्या चीजें जहन में रखनी चाहिए? दोस्तों थोड़ा सीख के आइए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका।
यदि एक्टर हैं तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए, और कैमरा क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। थिएटर में आपने 50 साल एक्टिंग की हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय भी नहीं होगी। पर जब आप जैसे मैं अभी ऐसे हाथ हिला रहा हूं तो ये फ्रेम से बाहर जा रहा है, यस। मुझे हाथ ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे, अभी मैं ये मेरे आंख बात कर रहा हूँ मेरे चेहरे के सामने है तो मुझे यहाँ रखना चाहिए हाथ, मुझे यहाँ रखना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। टोपी की वजह से मेरा शेडो आता है, तो मैं ये नहीं यस। कहता कि इतना डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, पर आपको उसका सिंपल सिंपल तरीका मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम जो थिएटर से खास तौर से आते हैं, वो कहते हैं हमने सर 25 नाटक किए, हमने बंसी जी के साथ भी काम किया, हमने रुद्रता के साथ भी काम किया, सबके साथ काम किया। कोई वो एक तरह से लाउड मीडिया है, ये एक तरह से क्लोज का मीडिया है, तो आपका एक भाव हिलाएंगे वो दिखेगा। तो एक उसका सामान्य रूप का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पे। क्योंकि पहले तो होता था कि आप फोटो दीजिए, अब होता है फोटो मत दीजिए, आप जो है अपना एक वीडियो बनाइए छोटा सा, कुछ भी डायलॉग बोलिए और उसको आप भेज दीजिए, मेल कर दीजिए। तो वो वीडियो बनाते वक्त तो आपको मालूम होना चाहिए ना कैमरा क्या है, चाहे वो ट्रू। मोबाइल से बनाया है, ट्रू। आपको सेंस मालूम होना चाहिए कि आपका लुक क्या है आपका। आपने ऐसी कथा और कहानियां सुनी होंगी कि बच्चन साहब को कहते थे मार्क देते हैं तो वो बिल्कुल करेक्टली मार्क पे पहुंचते हैं। तो भाई हम्म। 70 साल का एक्सपीरियंस है कैमरे के सामने काम करते करते करते। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि पर आज उस समय वैसा नहीं था उनके लिए, आज तो सारी चीजें आपके पास है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, कैमरे के लेंसेस आपको पता हम्म। चल जाएंगे, उसके फिल्टर आपको पता चल जाएंगे। जो टेक्निकल काम में जाना चाहता है वो उस तरह का ज्ञान ले ले, जो एक्टिंग में जाना चाहता है भाई एक्टिंग तो सीख लो, एक्टिंग तो सीख लो। आप ये मत बोलिए कि साहब दिलीप कुमार के बेटा बेटा जो है बड़ा हीरो है, वो सब छोड़ दीजिए, आप वो सब आप अपनी बात कीजिए। हम बोलते हैं ना इनका बेटा तो हीरो बन गया, फिर वो कैसे बन गया, अरे भैया वो बन गया यार, छोड़ दे ना तू, तू खुद अपनी बात करना, वो तो तेरे को ट्रू। गोद लेने वाला नहीं है, तेरे को ही स्ट्रगल करना है। तो संघर्ष या स्ट्रगल जैसी जो चीज है ना उसको सार्थक बना लीजिए। ये मत जैसे हम मैं भी कहता हूँ कि हमको भी 30 रुपया मिलता था, हम तो पैदल चले जाते थे। आज का जमाना ऐसा नहीं है, आप घर से पैसा, हमारे नहीं था घर पे पैसा, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पैसा नहीं, पर उसको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि जब आप इस शहर में एक बहुत बड़े मीडियम में काम करने आ रहे हैं तो आपको उतना कम से कम उतना ज्ञान लेके आना चाहिए कि आप जब खड़े रहें तो आप ठीक से खड़े रहें। जब आप गरीब की तरह खड़े होना तो गरीब की तरह खड़े हो, और जब एक बड़े पहलवान की तरह खड़े होना तो पहलवान की तरह खड़े हो। उसकी बोली कैसी होगी, उसकी भाषा कैसी हो, दिखेगा कैसे, इतना नॉलेज तो आज मिल सकता है, पढ़ने की जरूरत नहीं, विजुअली मिल सकता है। तो उतना नॉलेज जरूर लें और फिर आए, नहीं तो क्या होगा आप मतलब कि नहीं मैं तो कर लूंगा, तो भाई वो तो ठीक है, फिर लक है, बहुत सारी चीजें हैं, कर लेंगे तो उसमें कौन रोकने वाला है आपको। पर यदि आप ये आएंगे तो ये आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा, जब आप यस। कहीं जाएंगे बुलाया जाएगा तो आप सब करने के बाद बोलिए कि सर मैंने 20 साल थिएटर किया, तो तुरंत बोलेगा दिखता है दोस्त, आपके करने से दिखता है कि आपने थिएटर भी किया होगा। तो आप थिएटर की भी इज्जत रखते हैं इससे, यस। नहीं तो अब थिएटर का चिल्ला मत ना यार, फ्रेम से बाहर जा रहा है हाथ, नीचे मुंडी झुका, ये भी मैंने सुना है, मुझे बुरा लगता है, मैं थिएटर का आदमी हूँ, मुझे लगता है यार थोड़ा सा ज्ञान और ले लेता तो अपने आप हाथ यहाँ ले आता था। क्योंकि हमारी आदत में ना थिएटर के तो बिल्कुल हाँ। लार्जर देन लाइफ है ना, तो हम हम्म। फटाफट एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो वो हम्म। चीजें जो है ना वो थोड़ा सा सीख लें, और कोई बहुत तकनीकी रूप से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। बेसिकली ध्यान हम नहीं देते, हमको तो क्या है, टिकट कटाई निकल लिस्ट मुंबई, बिल्कुल। अमिताभ बच्चन की जगह खाली, अब मेरे को मिलेगा काम, ऐसा नहीं होता है। मिल जाए ट्रू। तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये कि थोड़ा तकनीकी ज्ञान, थोड़ा समझ, बहुत फिल्में जरूरी। देखिए, इंटरनेशनल सिनेमा आपके सामने में है, बड़ा हम्म। सिनेमा देखिए और घटिया सिनेमा भी देखिए। हम्म। ऐसा नहीं अरे ये तो घटिया, ना 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 ना, पिक्चर बनाई है ना, रिलीज हुई है ना, 10 आदमी देख रहा है ना, क्या घटिया, आप पता अपने मन से सोचो ना क्या घटिया है। हम भी देखते, मैं भी देखता हूँ, मैं इंटरनेशनल सिनेमा भी देखता हूँ, कमर्शियल सिनेमा भी देखता हूँ, गोविंदा की फिल्म देखता हूँ, बच्चन साहब की फिल्म देखता हूँ, मैं तेलुगु फिल्म देखता हूँ, मैं अपना एक मिनट
मैं तेलुगु फिल्म देखता हूँ, मैं सारी फिल्में देखता हूँ, क्योंकि मेरे को ज्ञान चाहिए। वो मेरे को मालूम नहीं कौन सा साउथ का डायरेक्टर आ जाएगा और मेरे को उसके लिए काम करना पड़ेगा, कौन बंगाल से डायरेक्टर आ जाएगा, तो मेरे को वो संस्कार, वो चीजें मेरे को मालूम होना चाहिए। एक मैं कमर्शियल वर्ल्ड में बैठा हूँ, मेरी एक कीमत है, मेरे को खरीदने तब आएगा, दिखत है सो बिकत है। भाई सही मैं में, यदि, हाँ, जो सही मैं में। अच्छा काम नहीं करूंगा तो मेरे को लेगा कौन? मैं हर बार हम्म, गूगल का बायोडाटा थोड़ी घुमाते फिरूंगा। वो तो है, गूगल पे मेरे नाम पे है, हम्म, गूगल करेगा तो पता चलेगा कि कौन आदमी आ रहा है, कितनी फिल्में की हैं, क्या है वो है। तो उसमें थिएटर तो है नहीं गूगल में, या आपने 200 थिएटर किया वो नहीं है, टेलीविजन किया वो नहीं है, वेब सीरीज किया वो नहीं है, वो तो सिर्फ फिल्में हैं। तो आपको अपना ज्ञान, आपके खड़े रहने से, आपके बातचीत करने से समझ आ जाए ज्ञानी आदमी, ये मतलब समझता है, जानता है। आपको बुक नहीं लिखनी है आपको, पर आपके एक्सपीरियंस से ये लगना चाहिए कि ये जानकार आदमी एज एन एक्टर, यदि एक्टिंग की बात करें। और टेक्निकल बात करें, टेक्निकल लोगों की, या डीओपी हैं या कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं या हम्म, मेकअप हम्म। वाले हैं, तो इनको उसके छोटे छोटे ज्ञान है, वो जरूर लेने चाहिए। टेक्निकल है। अब देखिए, मुझे ड्राइंग करना आता नहीं, मुझे वो सब एलिवेशन ये सब नहीं आता, क्योंकि मैं नहीं, मैंने कभी जिंदगी में सीखा नहीं। मैं यदि बहुत घमंड से कहूँ, घमंड नहीं बोलना चाहिए, पर कर भी लूंगा तो कौन क्या कर लेगा। मैं जब पूना फिल्म शूट पढ़ने गया था तो मुझे निकाल जी। दिया गया था, मतलब मुझे कह दिया गया था कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आपने आईटीआई नहीं किया है, तो आपको नहीं लिया जाएगा प्रोडक्शन डिजाइन में। मैं भैया चुपचाप लौट के आ गया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पढ़ने गया मैं और राजकमल नायक, एडमिशन लेने। अरे भाई क्या है भाई, तुमको आता जाता नहीं है साले, रायपुर शायद निकल लिस, हम भी निकल लिस। अब ये होता है कि देखिए आप अब कैसे ग्रो करता है आदमी, आप इसको बिल्कुल मेरा घमंड ना माने। मैं एक छोटी सी कथा आपसे शेयर कर रहा हूँ अपनी बात। जी, अब जी, मैं जी, जी। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रोडक्शन डिजाइन में, थिएटर बोलता हूँ, सिनेमा और टेलीविजन और प्रोडक्शन डिजाइन पढ़ाने जाता हूँ, जिस पूना ने मुझे रिजेक्ट किया था। ये घमंड नहीं है, ये सिर्फ मेहनत की बात है। आप यस, अपने काम से यस, आपने ऐसा बना लिया कि उनको यस, पूछना पड़ता है कि सर कौन से दिन आप आके पढ़ाएंगे। यस। वही स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं पढ़ा नहीं कुछ, वही स्कूल ऑफ ड्रामा ने 5 साल मेरे से डिजाइन करवाया पूरे प्रीमाइसेस। ये मैं यस। अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने किसी वाकई। का काम चुरा लिया, किसी का कुछ कर लिया, नहीं। उनको लगा कि ये कर सकता है, तो मैंने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया। आज ट्रू, नहीं बुलाते मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कुछ फर्क नहीं ट्रू, पड़ता। पर ट्रू। कहने का मतलब ये कि आपके करने से यदि वो काम आपको मिलता है तो इसका मतलब है आपने किया है वो काम, और वो किया है। काम पूरे हिंदुस्तान में रजिस्टर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्या है। बात। मैं कहीं पढ़ा नहीं हूँ, थिएटर मैंने 10 साल रंगमंडल में किया, उससे जो कुछ भी सीखा, और उसकी वजह से आज मुंबई में मैं सिनेमा करता हूँ, और एक खाली स्पेस में कहता हूँ कि 1 करोड़ लगेगा, 70 दिन लगेंगे, इतना हाइट में सेट बनेगा, जबकि ड्राइंग भी मेरे पास नहीं है। लोग बिलीव करते हैं, तो आपके सिर्फ कहने पे बिलीव करने लगे तो इसका मतलब है कि आपने कुछ किया है। वाकई, आप वाकई जो कुछ भी, सर, हाँ, वाकई, हाँ। वाकई। और मैं मानता हूँ कि बिना मेहनत के कुछ कुछ नहीं हो सकता। शॉर्टकट है ही नहीं। नहीं है, इस इस क्या इस बात। मीडियम में कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप शॉर्टकट सोच रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं, और आप अपना मतलब समय बर्बाद करेंगे, और हासिल आया शून्य होगा, शून्य लेके घर में जाएंगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप एक्टिंग करें, चाहे सिनेमा का कुछ भी काम करें, टेक्निकल काम करें, वो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे सीखेंगे नहीं। और कहेंगे नहीं हम तो ये समुद्र में कूदेंगे और फिर तैरेंगे, तो मतलब आप हवा में उड़ते रहिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। सही में, क्योंकि टाइम सही वेस्ट में। होता रहेगा आपका। हाँ, आपकी उम्र 25 है, वो 30 हो जाएगी, अरे अब तो बूढ़े हो गए बोलेंगे, अब क्या करिए भैया। तो वो जो समय है, उस समय का आप अभी सदुपयोग करेंगे तो आपको आगे फायदा मिलेगा। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैंने आप अब तक जितनी भी बातें की है ये सब मेरी व्यक्तिगत है, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। इससे हर कोई इतराज कर सकता है, नकार सकता है, कुछ भी कर सकता है, गाली बक सकता है मेरे को, मुझे कोई इशू नहीं है। पर गाली बके तो मुझे मालूम भी चले और पता भी चले कि मैंने गलत क्या कहा, क्योंकि मैं एक्सटेम्पोर बोलने सर, वाला आदमी हूँ। सर इतने मेरे मन में जो इतने है मैंने कह दिया। सर इतना इंस्पायरिंग, इतना अच्छा, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए सर। इतना अरे अच्छा सेशन, इतना अच्छा आपने बोला, एक से बढ़कर एक सब लिख रहे हैं आपके लिए, इतना खूबसूरत। आई फीलिंग सो प्रिविलेज कि आप यहाँ आए हो सर। इतनी आपने जो बातें शेयर की हम सबके लिए सर,
कमेंडेबल, कमेंडेबल। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जयंता आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जयंता, बहुत मैं बहुत शुक्रिया। थैंक सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक जन का नाम तो नहीं ले सकता, पर मैं कहता हूँ सारे अग्रज लोग, सारे विद्वान लोग, सारे मेरे दोस्त लोग, और मेरी जिंदगी को मैं मानता हूँ कि मेरे दोस्तों की वजह से मेरी जिंदगी है, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं हो पाता था, यहाँ नहीं पहुंच पाता था। मैं उनको विनम्र नमस्कार करता हूँ, बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दे, कुछ साल और जीऊं और अच्छा काम आपको दिखा पाऊं। धन्यवाद। और मैं काजल ये जी, आपका जरूर कहना बहुत चाहूंगी बहुत सर, मैं धन्यवाद सर मैं कि ये मुझे जरूर से मौका कहना दिया चाहूंगी। बोलने का। नहीं सर, मैं तो ये जरूर कहूंगी, मैंने आपको जब भी देखा, जितनी बार भी देखा, यूर एवर स्माइलिंग। कितना स्ट्रेस हो सर, ये तो सबसे बड़ी खूबी है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं सर। ये सब बहुत, क्योंकि स्माइल इज कॉन्टेजियस और पॉजिटिव एटीट्यूड सर, नहीं, कमाल। ब्रेख्त ने कहा था जो हंस रहा है इसका मतलब उसके भीतर दुख नहीं है, ऐसा नहीं है। चैपलिन ने कहा था मैं इसलिए पानी यस में चला जाता यस हूँ कि मेरा रोना किसी को न दिखे यस और उसे दुख ना हो। यस यस। अज्ञे ने कहा था कि दुख सबको सालता है और उसको ये सीख देता है कि दूसरों को दुखी ना करे। बस यही है। क्या कहूँ सर, जयंता, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जयंता नमस्कार कि, नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। जयंता। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू जयंता, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतनी खूबसूरत बातें जो जयंता ने हमसे आज शेयर की, उनकी जो जर्नी रही है, इतनी खूबसूरत बातें, हम सबके लिए इंस्पिरेशन, उन सबको सुना। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और शख्सियत का अगला अंक हमारे कल शाम को 7 बजे है, जिसमें एज यूजुअल जिसमें हमारे साथ होंगे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के देवी शर्मा जी हैं, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर हैं और सिनेमाटोग्राफर ही। कल हमारे साथ जुड़ेंगे शाम को 7 बजे देवी शर्मा जी। रहिएगा हमारे साथ और उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे, उनकी शख्सियत के पहलू से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार और शुभ रात्रि।